A very good morning, students. Today we are going to discuss about the electric potential energy stored in the dipole when placed in the electric field. भाई जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक डाइपोल को रखते हैं तो लास्ट टाइम की वीडियो में अगर हमने देखा था उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले उस पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आज हम इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। बिना उसको वॉच किया आप इसको समझ नहीं पाओगे कि कैसे हम इन वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गो टू द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे। क्लियर होगी बात की। अब देखो भाई हमें यहाँ पे करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन या अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि मेरे पास पेन है, मार्कर है, या मैं रखा हूँ, इसकी ओरिजिनल पॉइंट यही है, ठीक है। जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर बर्डन करता हूँ तो बर्डन करके इसकी को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो भाई अब इस मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में इसकी पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज आया। जब पोजीशन में चेंज आया तो इसके ऊपर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। इन द सिमिलर मैनर अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो भी उसकी क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रही है, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या हो रहा था, टॉर्क एक्ट कर रही थी, ठीक है। जब टॉर्क एक्ट करेगी तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट। जब ये रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या कर रहा है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी तरह की एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, द वर्क डन। कितना भाई उसके ऊपर वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इसके ऊपर वर्क डन कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही घूम रहा है ना, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो वही वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ द वर्क डन, ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि भाई थोड़ा सा वर्क डन कितना हुआ, थोड़े से एंगल्स की अगर इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन कैन बी रिटन वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई आपको फोर्स की जगह कौन काम करेगा, यहाँ पे डायपोल जो स्टेट आगे की तरफ थोड़ा ना जा रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू द टॉर्क। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टॉर्क लिखेंगे, क्योंकि अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है ये, और रोटेट कर रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट लीनियर थोड़ा लिया जाएगा, तो ये तो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट एंगल बिकम्स टू बी थीटा। सो हियर इज द वर्क डन, a small amount of work done in displacing this dipole. तो भाई बीनो, हमने लास्ट टाइम की वीडियो में अगर देखा होगा आपने तो हमने वहां पे टॉर्क कैलकुलेट किया था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, ई पी साइन ऑफ थीटा निकाला था, ई पी साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट किया था। तो भाई इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी व्हाट, ई इनटू पी साइन ऑफ थीटा इनटू d theta. So here we have a small amount of the work has to be done by the electric field to displace this particular dipole. भाई मुझे तो चाहिए नेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है या उसमें नेट वर्क डन कितना, अगर जब एक पर्टिकुलर एंगल से किसी दूसरे पर्टिकुलर एंगल तक इसको रोटेट करता हूँ। मान लो ये कोई पर्टिकुलर एंगल है थीटा 1 और इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया जाकर के थीटा 2, दो एंगल आए ना मेरे पास, ठीक है। तो टोटल वर्क डन निकालना हमें यहाँ पे, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, एक ही मेथड है, इंटीग्रेट कर दो भाई इसको। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बची, डी डब्ल्यू
इंटीग्रेशन ऑफ ई पी साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। भाई अब यहाँ पे लिमिट कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्मॉलर अमाउंट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलर अमाउंट किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो फर्स्ट एंगल मैंने यहाँ पे लिया था, तो दैट कैन बी रिटन एज थीटा 1। दूसरा एंगल कुछ भी हो सकता है भाई, दैट कैन बी रिटन एज थीटा 2। यहां तक बात क्लियर होगी सारी? ठीक है, नाउ प्रोसीड। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो बच जाएगा यहाँ पे W। E इज द कांस्टेंट वन। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो तो कांस्टेंट रखी है, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं दे रहे हम लोग। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसकी बची फिर? इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन रहेगी, तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल कम्स आउट टू बी दैट इज नेगेटिव ऑफ द cos ऑफ थीटा। लोअर लिमिट है थीटा 1, अपर लिमिट है थीटा 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी व्हाट? दैट इज E into P। P is the dipole moment। नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, या इसको अच्छे से लिखते हैं, माइनस ऑफ ई पी और अपर लिमिट इज थीटा 2, तो यहां पे लिखूंगा cos ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1 cos ऑफ थीटा 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। भाई मैंने डायपोल को ऐसे रखा था, ठीक है, इस पोजीशन से डायपोल क्या हो रहा है? अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा तो किसी भी एंगल पर हमें पूछी जा सकती है कि भाई जब इसने 10 डिग्री का एंगल डिस्क्राइब किया तो बताओ कितनी एनर्जी स्टोर हुई। 30 डिग्री का एंगल डिस्क्राइब किया, कितनी एनर्जी स्टोर हुई? 90 पे, 20 पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पे हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो वी कैन रिप्लेस दिस दैट थीटा 2 कौन सा एंगल था? 90। यहीं से शुरू हुई थी ना इसकी, शुरुआत यहीं से हुई थी इसकी, टॉप में लग लीजिए। ठीक है, और थीटा 1 कैन बी रिटन एज, अच्छा सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिए, थीटा 1 गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? थीटा 1 विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री एंड थीटा 2 तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंगल को पूछा जा सकता है, तो उसको मैंने लिख दिया थीटा। बात क्लियर हुई? नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो the work done comes out to be negative of the EP cos of थीटा 2 की जगह थीटा और थीटा 1 की जगह 90 और cos 90 ऑब्वियसली किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं because cos 90 will be equal to the 0। ठीक है, तो here we have the work done and now यही वर्क डन जो इस डायपोल के ऊपर लगा किस फॉर्म में स्टोर होगा? in the form of the potential energy। तो E P cos of theta, this is the symbol of the potential energy। clear है बात? ठीक है, in the vector form we can write it as u vector minus of E vector। cos को हटाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बनेगा P। so that is the potential energy stored in the dipole when it displaced from a 90 degree angle to any angle। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, केस 1 सेम है केसेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट की तो u की वैल्यू देखो कितनी आई? माइनस ऑफ ई पी। तो ये इंडिकेट करेगा u इन दिस कंडीशन इज मिनिमम। क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में। इसके पास कितनी एनर्जी होगी? मिनिमम, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल कौन सा होगा? ये यहाँ पे इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड दैट विल बी द मोर स्टेबल। क्या है ये? सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिव है, ऊपर एंड पॉजिटिव है, नीचे एंड नेगेटिव है और ये नेगेटिव एंड है। जब ये ऐसे हो जाएगा, अलाइनमेंट इसकी पूरी की पूरी इस तरीके से हो जाएगी, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इसके बाद थोड़ा रोटेट करेगा, ये तो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। केस 2 when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो थीटा 90 डिग्री की वैल्यू जब होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी cos 90 की वैल्यू कितनी हुई? 0।
यहाँ पे भाई कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी इसकी। तो ऐसे रखा होगा तो यहाँ पे इस पर थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो तब होगी जब इसके ऊपर बर्डन होगा। बर्डन मतलब रोटेट होगा अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, तभी उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू होगी। ठीक है, तो ये तो स्टेबल इस पर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसमें तो रोटेशन की ही नहीं है, तो दैट विल बी द जीरो पोटेंशियल एनर्जी। एक यहाँ पे एक और केस आता है, केस थर्ड। क्या है वो केस? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। जब 180 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो EP माइनस ऑफ EP cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू द -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये होगा EP। पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये स्टेट क्या होगी? अनस्टेबल होगी। क्यों अनस्टेबल हुई भाई? देखो 180 डिग्री का एंगल था, ये था 0 डिग्री का एंगल, मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव जो है डायपोल का इस नेगेटिव की तरफ है, तो ये स्टेबल 0 डिग्री। ऐसे रखा तो 90 डिग्री, ऐसे रखूंगा तो 180 डिग्री। तो भाई पॉजिटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को करते हैं, रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole when placed in the electric field. तो in that way you can solve this article. क्लियर होगी बात सारी ये? ठीक है, थैंक यू ऑल।